नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास और 12th क्लास जो बोर्ड एग्जाम है और टारगेट 2022। और सबसे पहले दोस्तों, हिंदी का पेपर आपका जो है आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको हिंदी के पेपर को क्रैक करने के लिए कुछ तरीके बताने वाला हूं जो आपको निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में जो है हेल्प करेंगे। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है यदि आप मेरे द्वारा कुछ बातों को जो है अपने एग्जाम में फॉलो करते हो, समझते हो, तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन दोस्तों होने वाला है। भले ही आपने कितना अच्छा याद कर लिया हो, और यदि ये मान के चलिए अगर आपके कुछ भी याद नहीं है तो फिर भी ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप जो है इसको समझ पाओगे। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एग्जाम में जो है, हर परीक्षा में, आप चाहे 10th में हो या 12th में हो, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको अलग अलग तरह के अचूक तरीके जो है बताता रहूंगा। ठीक है, जो आपको जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प करते रहेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है दोस्तों, चलिए जो है आज का टारगेट हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी के पेपर की, और मैं यहाँ पर ले रहा हूं दोस्तों एक 10th क्लास का पेपर मेरे पास है। तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें दे रखा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही चुनिए और उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको केवल ट्रिक ही बताऊंगा, चाहे आप 10th में 12th में, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि ट्रिक दोनों के लिए एक जैसी ही है। मान लीजिए आपके पास ये उत्तर पुस्तिका है, ठीक है, और ये एक आपके पास क्या है, एक पेज है उत्तर पुस्तिका का, जो आपकी कॉपी होगी पेपर की, उसका मैंने यहाँ पर जो है दोस्तों एक पेज बना दिया है। यहाँ पर अगर लाइन नहीं खींची हुई है तो आप लाइन खींच लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो आप लाइन खींच लीजिएगा, 2 लाइन आपको खींचना है। और जब आप हिंदी के पेपर को सोल्व करते हो दोस्तों, तो कई बार आपको आदत होती है पूरे साल क्वेश्चन लिखने की, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखने की। तो आपको ऐसा नहीं करना है, या आप मन में बैठा लीजिए, ऐसा नहीं करना है। केवल आपको क्या करना है, केवल आपको प्रश्न ही लिखना है। ठीक है, हिंदी का पेपर है तो आपको केवल हिंदी की ही बात करनी है। ठीक है, समझ में है कि नहीं बात, आपको केवल हिंदी की ही बात करनी है और हिंदी में ही लिखिएगा। तो जो भी आप लिखते हो उसको केवल हिंदी में ही लिखना है। ये प्रश्न आप लिख रहे हो तो पूरा प्रश्न हिंदी में लिखिएगा। मान लीजिए आपके पास प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है, तो आपको केवल प्रश्न नंबर ही लिखना है। ठीक है, इतना समझ में है आपकी। और जिस लाइन में आप ये प्रश्न लिखते हो उस लाइन को पूरा छोड़ दीजिए, उसके सामने आप उस लाइन को जो है पूरा छोड़ दीजिएगा। और इससे अगले लाइन में दोस्तों आपको क्या करना है, इससे अगली लाइन में आपको उत्तर लिखना है। कई बार बच्चों को आदत होती है आंसर लिख देते हैं ऐसे, ये तरीका आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये रॉन्ग है। ठीक है, इंग्लिश का यूज नहीं करना है, केवल आपको इस तरह से हिंदी का यूज करना है। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा, केवल हिंदी का यूज करिएगा। ये पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि केवल हिंदी भाषा का यूज करना है, हिंदी भाषा। ठीक है, आपको कोई वर्ड इंग्लिश में जो है नहीं लिखना है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट हमारा ये है, पॉइंट नंबर 2, कि जो भी क्वेश्चन आप करते हो उसको क्रम वाइज करिएगा। शुरू से पेपर को हल करना है, बीच में से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं करना कि आपने कोई क्वेश्चन नंबर 5 शुरू में उठा लिया, 6 शुरू में उठा लिया, 7 शुरू में उठा लिया, और फिर बाद में आप पहले दूसरे प्रश्न को कर रहे हैं। तो ये तरीका दोस्तों गलत होता है। कई बार कुछ टीचर झुंझला जाते हैं ऐसी कॉपियों को देखकर जिसमें कोई क्वेश्चन आप उलट पुलट करके कर देते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। पेपर को सीरियल वाइज करिएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आप उस क्वेश्चन को करना नहीं चाहते तो आप एक निश्चित क्रम में ही छोड़िएगा। मान लीजिए आप प्रश्न कर रहे हो 1, 2, 3, चौथा प्रश्न आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, या आता ही नहीं है, तो आप उस चौथे प्रश्न को छोड़कर डायरेक्ट 5वां प्रश्न पर जाइए। ठीक है, इसके बाद 6ठे प्रश्न पर जाइए। यानी कि आपको जो छोड़ना है प्रश्न उसको फिर लास्ट में नहीं करना, एक क्रम आप जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लेंगे
और उसी क्रम के अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन का जवाब देना है। ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। क्रम नहीं बदलना क्वेश्चन का, क्रम वाइज, ठीक है, क्रम नहीं बदलना है, क्रम का विशेष ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दो बात आपके समझ में आ गई होगी। बात नंबर 3 दोस्तों, मैं बात नंबर 3 की आपको बताता हूं। बड़ी मजेदार बात है कि आप परीक्षा हॉल में एक कच्ची पेंसिल जो है लेकर जाइएगा और इसका यूज समझिए। इसका यूज क्या है दोस्तों? इसका यूज है, जैसे मान लीजिए आप ये एक उत्तर पुस्तिका लिखते जा रहे हो, ठीक है, लिखते जा रहे हो, उसका आंसर जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो जब आप इसका आंसर कंप्लीट कर लेंगे तो इसके नीचे जो है लगभग 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। देखो ये लाइनें हैं, तो आपने इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दी और जो कच्ची पेंसिल है दोस्तों उसको खींच दीजिएगा यहाँ लाइन के रूप में, ठीक है, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन खींच दीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं एक नोटबुक, मेरे पास ये कॉपी है, अगर मान लीजिए इस तरह से ये लाइन खींची हुई है दोस्तों, और कोई क्वेश्चन जो है आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो आप 2 लाइन छोड़िएगा और इस तरीके से लाइन के ऊपर एक लाइन आप अपनी पेंसिल से खींच दीजिएगा। दोस्तों इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जब भी आप के टीचर उस कॉपी को जांचेंगे, कॉपी चेक करेंगे और वहां पर नंबर देंगे, ठीक है, तो नंबर देने के लिए टीचर को जो है पर्याप्त जगह मिल जाती है। इस तरह से यहाँ पर नंबर हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैं तो क्योंकि जगह जब रहती है, फुल जगह बचती है क्वेश्चन के नीचे, आंसर के नीचे, तो वहां पर नंबर देने के लिए जो है टीचर को जगह मिल जाती है। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने पूरा सटा के लिख दिया यहां तक, ठीक है, डायरेक्ट अगला क्वेश्चन और कोई जगह नहीं छोड़ी है, तो ऐसे में कई बार टीचर से जो है क्वेश्चन मार्किंग किए बिना ही रह जाता है या क्वेश्चन छूट जाता है, या फिर अगर टीचर कई बार लिखे हुए के ऊपर ही नंबर दे देते हैं इस तरह से कहीं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब उसका टोटल करते हैं कॉपी का, तो कई बार दोस्तों टोटल में भी गड़बड़ हो सकती है। टोटल करते टाइम वो जो क्वेश्चन है नंबर दिए हुए हैं वो छूट जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपकी, क्या बताया कि जब आप किसी क्वेश्चन का हल करेंगे तो उसके नीचे आप लगभग 2 लाइन 3 लाइन भी छोड़ सकते हो, 2-3 लाइन आप छोड़ दीजिए, उसके नीचे आप कच्चे पेंसिल से एक सीधी रेखा खींच दीजिए। मुश्किल से 1 सेकंड का टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया आपके? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बात नंबर 3 क्लियर हुई आपकी, लाइन छोड़नी है, 2 लाइन छोड़नी है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, दूसरी बात समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई खंड है, कै खे गे गे, ठीक है, अगर आपका पेपर खंडों के रूप में आपको मिलता है, जैसे मैं एक पेपर में जो है बता रहा हूं आपको, आपका पेपर दोस्तों हिंदी का कम से कम 2 खंडों के रूप में मिलेगा, तो जब आप खंड का करते हो, खंड हल करते हो, तो आप इस खंड को जो है यहां सबसे ऊपर खंड डालिएगा, खंड कै, ठीक है। और जैसे ही आपका खंड चेंज होता है तो आप दोस्तों नए पेज को उपयोग कीजिएगा, यानी कि नए खंड के लिए नया पेज यूज होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि हर पर्सन में आपको नया पेज लेने की जरूरत नहीं है, केवल खंड में ही नया पेज लेना है, ठीक है, केवल खंड में ही आपको नया पेज लेना है दोस्तों, ठीक है, पर्सन में नया पेज नहीं लेना। ये बात आपको ध्यान रखनी है परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी बात, जो हमारा हिंदी का 10th क्लास का पेपर है, जरा 10th वाले अब इस बात को समझो। जो मैंने अभी आपको नियम बताए थे वो दोनों के लिए सेम है, लेकिन अभी मैं एक कॉमन नियम बता रहा हूं, वो आप जरा गौर करिएगा। जो आपका प्रश्न नंबर 12 आता है, ठीक है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का किसी एक का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों जिसका जो भी होता है आपका, चाहे आपका अगर पूजा हो, ज्योति जवाहर हो, या फिर आपका मातृभूमि के लिए हो, तो इसमें आपको केवल एक क्वेश्चन करना होता है। यहाँ आपको प्रत्येक खंड में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको केवल एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है। ध्यान रखिएगा, कक्ष निरीक्षक से आपको इस संबंध में कोई बात नहीं करनी है, घर से ही पूरी तरह से तैयार होके जाइए, वहां कोई आपकी हेल्प करने वाला दोस्तों नहीं है, ठीक है। आपको
सब कुछ यहीं से ही कंफर्म करके जाना है, यहीं से ही पता करके जाना है। ठीक है, तो आपका जो है इसमें कोशिश कीजिएगा दोस्तों, चरित्र चित्रण वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इसमें जो है जब खंड काव्य की बात आती है, चाहे आप 12th में हो या 10th में हो, तो खंड काव्य में आप ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन में तो सारांश की बात करता है और एक क्वेश्चन में दोस्तों मुख्य नायक या नायिका की चरित्र चित्रण की बात होती है, चित्रांकन की बात होती है। ठीक है, तो चित्रांकन वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, केवल हेडिंग के रूप में करना है। ठीक है, हेडिंग के रूप में आपको करना है। और मैं भी आपको बता रहा हूं कि हेडिंग के रूप में कैसे करिएगा। जैसे हम चंद्रशेखर आजाद के चरित्र चित्रण की बात करते हैं, ठीक है, तो देशभक्ति, मान लीजिए आपने देशभक्ति लिखा, देशभक्ति, तो जब आप हेडिंग डालिएगा तो हेडिंग डालते टाइम दोस्तों आप हेडिंग का ही यूज कीजिए। मतलब आप जो है एक लगभग 1-2 रुपए का स्केच आता है, स्केच पेन आपने लिखा होगा, ब्लैक हेडिंग कहते हो जिसको आप, वो ले लीजिएगा। उससे क्या होगा, उससे आप इस मोटे हेडिंग को डाल सकते हो और उसके सामने पूरी लाइन को छोड़ दीजिए, यहां से लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो ये बात नंबर हमारी 5 क्लियर हुई। ठीक है, मेरे द्वारा बताई गई हर एक बात को आप निश्चित रूप से जो है अपने दिमाग में डालते रहिए। ठीक है, फायदा जरूर होगा। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम, यदि आपको कोई गद्दार समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, चाहे आप 12th में हो या 10th में हो, कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश की मैं बात कर रहा हूं। तो गद्यांश में आपको क्या करना होता है, आपको एक पैरा मिलेगा, उसके नीचे लाइन खिंची हुई होगी। ठीक है, उसके नीचे जो है अंडरलाइन खिंची हुई होगी, तो केवल आपको रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है। ठीक है, अगर संदर्भ पूछा गया है तो संदर्भ में लिखिएगा। ठीक है, अगर संदर्भ नहीं पूछा गया है, केवल ये पूछा गया है कि पाठ का नाम और उसके रचनाकार का नाम बता दीजिए, तो केवल डायरेक्ट आपको रचनाकार का नाम और पाठ का नाम सीधा सीधा लिखना है, बस, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जितना आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जवाब आपको उतना ही देना है, एक्स्ट्रा आपको एक शब्द भी नहीं देना। ये बात आप निश्चित करके जाइएगा परीक्षा हॉल में, क्या कि एक भी वर्ड आपको हिंदी में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जवाब उसी का ही देना है। ठीक है, ये निश्चित कर लीजिए। और एक बात और है दोस्तों, ये गद्यांश पद्यांश किसी भी स्टूडेंट्स को जो है छोड़ना नहीं है। इसमें आप अगर समझ में नहीं आ रहा है 2 बार पढ़िए, और निश्चित रूप से 3 बार पढ़ने से मेरा ऐसा मानना है, 3 बार जब आप इसको पढ़ोगे तो ये आपकी समझ में दोस्तों अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम, अगर आपका कोई क्वेश्चन जो है जैसे इधर रखा है, क्वेश्चन नंबर 12th क्लास का है दोस्तों, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं, अधिकतम शब्द 80। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है दोस्तों 3+2। 3+2 का मतलब है कि अगर आप साहित्यिक परिचय देते हो तो 3 नंबर मिलेगी, और अगर आप इसकी कृतियां देते हो यानी कि रचनाओं का नाम लिखते हो दोस्तों, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, 5 नंबर जोड़ लेते हैं और वहां रचनाओं का जिक्र किया ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना आपको जरूर बताना होगा, तभी आपको जो है फुल नंबर टीचर के द्वारा दिए जाएंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे, कटौती करोगे, तो आपको नंबर मिलने वाले नहीं है दोस्तों। अगर साहित्यिक परिचय पूछा है तो आप केवल साहित्यिक परिचय ही बताइएगा। अगर आपसे जीवन परिचय पूछा गया है तो आप केवल जीवन परिचय ही बताइएगा। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज और है, आपको उनकी कृतियों मतलब रचनाओं का जिक्र भी जरूर करना है। ठीक है, वर्ड का आपको ध्यान रखना है, वर्ड आपको गिनना नहीं है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जो वर्ड होते हैं जैसे निबंध में या फिर हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास परिचय, इसमें अधिकतम 80 शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, आप क्या करोगे इसके लिए, आप एक खड़ा पेज यूज कर सकते हो, यानी कि आपके उत्तर पुस्तिका का जो एक पेज होगा, ठीक है, ये साइड ये वाला साइड, दोनों साइड 5 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना लिख सकते हो, काफी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, यदि आपके साहित्यिक परिचय याद नहीं है
तो हिंदी साहित्य के बारे में आप इसको जो है थोड़ा सा अपने आप से भी बना के लिख सकते हो। दोस्तों आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य में जो है कुछ ना कुछ योगदान हिंदी कहानीकारों का होता ही है, कुछ ना कुछ जो है आप इसको अपने पास से भी थोड़ा सा लिख सकते हो। राइटिंग दोस्तों ठीक ठाक तरीके से करना है आपको। और जब आप कोई भी शब्द लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर देश लिखा, तो कुछ बच्चे वहां डंडा लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना, पूरा लगाना है, ठीक है। जैसे अक्षर है तो ये नहीं कि वहां लगा दिया आपने, ऐसा नहीं करना दोस्तों, पूरा अक्षर ऐसे करना है, ठीक है। पूरा का पूरा जो है आप इसको एक जगह लोगे। अक्षरों के बीच में दोस्तों ज्यादा गैप नहीं देना है, एक लिमिट में लिखिएगा। आप चाहे एक दो लाइन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखिएगा लिमिट में, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा मैंने आपको जो है 6 पॉइंट बता दिए दोस्तों। और इसके बाद में 12th क्लास के लिए क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिएगा। तो इसमें दोस्तों जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, इनमें केवल एक ही क्वेश्चन करना है, तो चरित्र चित्रण वाला क्वेश्चन ही आप करिएगा। जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन खंडकाव्य के ऊपर जो है 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो इनमें से केवल आपको कैरेक्टर स्केच का चरित्र चित्रण का ही आंसर दोस्तों लिखना है। और ये नंबर है आपका 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आप क्या करिएगा, इसमें एक खड़े पेज को यूज करिए, दाएं बाएं दोनों साइड में आप उसको जो है लिख सकते हो, ठीक है। लाइन आपको इसी प्रकार खींचना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हमारा जो अगला खंड आता है दोस्तों, व्याकरण और संस्कृत से जुड़ा हुआ। तो जो आपको संस्कृत जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जब संस्कृत के गद्यांश को 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम रूम में जो है इधर उधर बैठ के नहीं देखना है, कभी आप इधर उधर देखने में ही टाइम खराब कर दो दोस्तों। टाइम बहुत ज्यादा कम है, 3 घंटे का आपको पता नहीं चलेगा। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, निगेटिव बात अपने माइंड में नहीं आनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव सोच के साथ अपने हर क्वेश्चन को उखाड़ कर फेंकना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आपको जो है जब आप संस्कृत पढ़ते हो, जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, संस्कृत साहित्यम सरस व्याकरणम सुनिश्चितम। तो दोस्तों जब आप इस तरह की चीजों को पढ़ते हो ना, तो कोई भी समझ सकता है भाई। 2-3 बार पढ़ोगे, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर उसी बिंदु को पकड़ लीजिए, कुछ बात जो है अपने पास से बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर दोस्तों आपसे कहीं ना कहीं संधि विच्छेद की बात होती है, तो संधि विच्छेद का ट्रिक दोस्तों यही है क्या, कि जब भी आपको संधि विच्छेद करना हो, तो उसी वर्ड को जरा धीरे से अपने मुंह से निकालिएगा, और जो भी आवाज दोस्तों आपके मुंह से आएगी, अक्षर आपने बोला जैसे रमेश, रम प्लस ईस है, तो इस तरीके से दोस्तों आवाज आपके मुंह से जो निकलेगी, बस उसी आवाज को जो है आप प्लस करके लिखिएगा दोस्तों। तो संधि विच्छेद निश्चित रूप से आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं चलते चलते दोस्तों, निबंध, ठीक है। निबंध में आपको क्या करना है, निबंध आपको कौन सा याद करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। चाहे आप 12th क्लास के हों या फिर 10th क्लास के हो दोस्तों, तो निबंध के लिए मैं आपको बता देता हूं, पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई भी निबंध आप याद कर सकते हो, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। पर्यावरण में दोस्तों कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। तो अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, तो जैसे कि आप देखते भी होंगे आज के टाइम में दोस्तों पर्यावरण का कितना बुरा हाल हो रहा है, ठीक है। जल प्रदूषण, ऐसे प्रदूषण जो केमिकल जल में मिलते हैं दोस्तों, जैसे फिनाइल वगैरह है, कीटनाशक पदार्थ है, घरों में साफ सफाई के दौरान दोस्तों हम केमिकल यूज करते हैं, तो वो केमिकल कहाँ जाते हैं, हमारी नालियों में जाते हैं, ठीक है। नालियों से फिर वे तालाब के अंदर जाते हैं दोस्तों, वहां पर जो जलीय जीव जंतु होते हैं, मछलियां होती है, वो मर जाते हैं। और वो पानी जो है केमिकल की वजह से दोस्तों धरती के अंदर भी स्टोर नहीं हो पाता है, इस तरह से जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है आपको बना कर लिखना है। ऐसे दोस्तों ध्वनि प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण आजकल आप देखते भी होंगे दोस्तों, डीजे का साउंड जो है दोस्तों वो कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है,
तो इसके बारे में भी आप जो है बता सकते हो। ठीक है, कुल मिलाकर ये समझ लीजिएगा कि निबंध जो है 10th और 12th दोनों के लिए दोस्तों पर्यावरण से संबंधित निबंध आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, और जरूर मिलेगा निबंध किसके पर, पर्यावरण के पर। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस दोस्तों खतरनाक होता है, लेकिन लो कॉन्फिडेंस भी खराब ही होता है। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस में रहिएगा, लेकिन ज्यादा हाई नहीं, क्योंकि जो बच्चा ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस में चला जाता है दोस्तों कई बार गड़बड़ कर सकते हैं। आपको जहां भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात होती है तो चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िएगा, तभी अपना जवाब आप बहुत अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सभी मेरे द्वारा बताई गई बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मैं इससे बाद जो है इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा कि आपको एग्जाम रूम में रास्ते में किस प्रकार से सावधानी बरतनी है, ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो। ठीक है, और उसका वीडियो में दोस्तों आपको बहुत जल्द जो है दे दूंगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो दोस्तों मैं तैयारी से संबंधित आपको बता दूंगा कि क्या सावधानी बरतनी है, एडमिट कार्ड आपको क्या लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ। ठीक है, क्या क्या चीज जो है आप अपने साथ रखोगे हमेशा, और एग्जाम रूम में आपको कितने समय पहले पहुंचना चाहिए, रास्ते में आपको किस तरह से चलना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो। और अगर आपकी कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, सभी चर्चा होंगी इस वीडियो के बाद। बहुत जल्दी सभी बातों पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ओके बाय।